जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और इसमें हम पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस को कवर अप कर रहे हैं और एक एक सेक्शन को अच्छे से समझ रहे हैं। अभी तक जो यूनियन एग्जीक्यूटिव को हमने समझाया तो इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को समझा है। लास्ट क्लास जो हमारी थी उपराष्ट्रपति को लेकर जो क्वेश्चन आंसर्स हो सकते थे, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बारीकियाँ हो सकती है, उन सब पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और वो क्लास आप लोगों के लिए अपलोड की जा चुकी है। तो अपने टाइम से क्लासेस देखिए और जो भी डाउट हो उसको कमेंट किया कीजिए ताकि अगली क्लास को रिकॉर्ड करने से पहले मेरे पास तक वो कमेंट्स पहुंच जाएं और मैं उसको डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। क्योंकि आप लोगों को पता है लाइव क्लासेस नहीं है। अगर लाइव करने के लिए मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आपको कुछ अच्छा जानने को मिल रहा है, बहुत अच्छा जानने को मिल रहा है, इनफैक्ट हमें ये तब पता चलता है जब हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं कि हमें कितना अच्छा जानने को मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी चैनल के साथ बने हुए हैं वो आगे एग्जाम जो दें तो उनमें हमारे द्वारा दिया गया जो भी नॉलेज है, चैनल के द्वारा दी गई जो भी नॉलेज है वो आपके काम आए। तब शायद आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि आप बहुत ही अच्छे से प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। चलिए, इसके साथ ही 9 बजे तो डेली आपकी क्लास हुआ ही करेगी पॉलिटी की। अब 10 बजे से आज से शुरू हो जाएगी आपकी क्लास मैथमेटिक्स की। तो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा 10 बजे से अजय सर की क्लास शुरू हो जाएगी आज 10 बजे। राइट, 10 बजे जो है क्लास शुरू होगी किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है, चक्रवर्ती ब्याज की क्लास है। तो जो लोग मैथ बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, यानी कि जिन्होंने अभी जीरो से शुरू किया है, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होगी। बेसिक्स है और उसके साथ साथ ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि कितनी आसानी से आप कम से कम समय में एक चक्रवर्ती ब्याज का आने वाला प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी क्लासेस पहले भी पड़ी हुई हैं, हमारे अपलोडेड है क्लास चैनल पर, और इसके बाद आप चाहे तो पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं। लेकिन 10 बजे राइट उनकी क्लास शुरू हो जाएगी। अब धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको एक बात बताया था कि एक शेड्यूल पूरा हम लोग तैयार कर रहे हैं कि पॉलिटी, फिर मैथ, फिर उसके बाद मूल विधि भी हम जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे। 12 बजे हिस्ट्री को एक बार फिर से रिकंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी कुछ दिनों से ब्रेक हो रही है, क्योंकि ये सारा सिचुएशंस और सारी स्थितियां जो है बनाई जा रही हैं दोबारा से कि आप तक पहुंचाई जा सके। फिर उसके बाद रीजनिंग है, हिंदी है, अदर्स क्लासेस भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगी। बस सपोर्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री, तो जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट तो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसका क्या कंसेप्ट है, क्या संविधान में उसके चुने जाने की कोई प्रक्रिया को बताया गया है जैसे राष्ट्रपति के लिए बताया गया है? क्या उस तरीके से प्रधानमंत्री को चुने जाने की कोई प्रक्रिया है? इसको पद से अगर हटाना हो तो क्या क्रियाविधि हो सकती है या कैसे इसको हटाया जा सकता है? या फिर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री के संबंध में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो हमारे क्वेश्चंस बना सकती हैं, तो उन सब चीज़ों पर हम लोग एक एक करके गौर करेंगे। तो भारत का प्रधानमंत्री, अगर हम अपने संविधान की बात करें, जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, तो संविधान में जो प्रदत्त हमारी सरकार है, सरकार किस प्रकार की बताई गई है हमारे संविधान में? तो हमारी सरकार है संसदीय व्यवस्था वाली। ये मैं आपको शुरू से ही समझाता हुआ आ रहा हूँ। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है हमारी। और संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में जो नाम मात्र का कार्यवाहक बताया गया है वो कौन है? हम जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था वाली जो सरकार होती है उसमें राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का कार्यवाहक होता है। तो नाम मात्र का कार्यवाहक या कार्य प्रमुख, या कहा जाए कि कार्य प्रमुख अच्छा रहेगा शब्द यहाँ पर। कार्य प्रमुख जो होगा वो कौन होगा? वो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्य प्रमुख, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम संसदीय व्यवस्था में ही देखें तो वास्तविक कार्य प्रमुख जो होता है वह कौन होता है? वह होता है प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता है वह कार्य। जब हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था की, तो हम भारत के प्रक्षेप में देखें तो जो हमारी सरकार है संविधान में वो संसदीय व्यवस्था वाली है, और उसमें भी नाम मात्र का कार्य प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। तो जो राष्ट्रपति है वो कैसा है? नाम मात्र का कार्य प्रमुख है। वास्तविक कार्य प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो एक बात यहाँ पर गौर करने वाली होती है, संविधान के दुनिया में एक शब्द चलता है नाम मात्र कार्य प्रमुख के लिए जिसे बोलते हैं डी ज़्योर एग्जीक्यूटिव,
डिज्योर एग्जीक्यूटिव। लेकिन वहीं पर अगर हम वास्तविक कार्य प्रमुख की बात करें, वास्तविक प्रशासक की बात करें, तो उसके लिए शब्द चलता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। यानी कि वास्तविकता के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है संविधान की दुनिया में। अगर एक कानूनी भाषा में हम बोलें तो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है कौन, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, ठीक है, और डिज्योर एग्जीक्यूटिव कौन है, राष्ट्रपति। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, आराम से हम चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात ये भी देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है वो कौन होता है, वो सरकार का प्रमुख भी होता है। कौन होता है, सरकार का प्रमुख होता है। लेकिन अगर हम यहीं पर राष्ट्रपति को देखें तो राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है आपका राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख होता है। तो एक एक शब्द को आराम से समझते चलिए, और इन्हीं सब टर्म से नॉर्मल क्वेश्चंस आपके उठ जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉमन क्लासेस है और आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हो उनमें बड़े आराम से सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी जो यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। तो यहाँ तक हमने देखा कि संविधान में सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें किस तरीके से वास्तविक कार्य प्रमुख या वास्तविक प्रशासक के रूप में प्रधानमंत्री को बताया गया, और इसके साथ ही ये कौन होता है, सरकार का प्रमुख होता है। और इस तरीके से क्वेश्चन बने कि राज्य का प्रमुख कौन होगा, तो राज्य का प्रमुख होगा राष्ट्रपति, या राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, तो राष्ट्रपति। तो भैया ऐसे घबराना नहीं है ना, कि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, क्वेश्चन बन गया क्या कि राष्ट्र का प्रमुख कौन है, निम्नलिखित में से राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्र शब्द दे दिया है। अब हमने तो यहाँ पे बता दिया है राज्य का प्रमुख, तो बहुत से कैंडिडेट क्या करेंगे कि इसी चीज़ को रटे रहेंगे कि राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, लेकिन वहाँ आ गया राष्ट्र का प्रमुख, जबकि दोनों का आंसर क्या होगा, दोनों का आंसर राष्ट्रपति ही होगा। अब जब राष्ट्रपति ही आंसर होगा तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ कि राष्ट्र का प्रमुख आ जाए या राज्य का प्रमुख आ जाए, तो बात एक ही है, हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सरकार का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री, और राष्ट्र का या राज्य का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, तो इस चीज़ को हमने देखा कि कैसे हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं, और संसदीय व्यवस्था वाली जो सरकारें हैं या राष्ट्रपति शासन वाली या राष्ट्रपति व्यवस्था वाली जो सरकारें हैं उसके लिए पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। जब राष्ट्रपति का कंसेप्ट समझाया था तो उससे ठीक पहले संसदीय व्यवस्था वाली कंसेप्ट को मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो अब इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में जो संसदीय व्यवस्था दी गई है या जो सरकार की संसदीय व्यवस्था दी गई है, तो इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में, है ना, पीएम अगर हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख के चलेंगे तो आप लोग समझ ही जाएंगे, पीएम की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है उसके संबंध में हम क्या देखते हैं, उसके संबंध में हम ये चीज़ देखते हैं कि संविधान में इसके बारे में कुछ विशेष प्रावधान नहीं बताया गया, विशेष प्रक्रिया नहीं की गई है। यानी कि इसकी नियुक्ति के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा। जैसे राष्ट्रपति जो पद है उसको चुनने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है, गुप्त मतदान होता है। तो ये पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए, पीएम के लिए, उसकी नियुक्ति के लिए, उसको अपॉइंट करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। हमारे संविधान में जो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है उसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन जो संविधान का अनुच्छेद 75 है, संविधान का अनुच्छेद 75, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, 75 क्या कहता है, ये कहता है कि राष्ट्रपति केवल ये क्या कहता है, केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, ठीक है। बस इतना ये कंसेप्ट बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो यानी कोई किसी व्यक्ति को, अब यहाँ पर किसी व्यक्ति से मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको मन चाहे उसको जो है प्रधानमंत्री बना दे। यहाँ पर जो किसी व्यक्ति से मतलब क्या है कि मतलब ये है कि वह व्यक्ति क्या होना चाहिए जिसको वह नियुक्त करेगा, वह बहुमत दल का नेता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुमत दल का नेता होना चाहिए। अब आराम से चीज़ों को समझते हुए चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे तो आराम से चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो बात बोली गई है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जो होंगे वह कोई भी
कोई भी व्यक्ति को उठा लेंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति को उन्होंने उठा लिया और उनको जो है प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, तो इसके लिए जो कंसेप्ट है वो क्या दिया गया है, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है, इसमें हमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति जो बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति किसको बनाएगा, जो बहुमत दल का नेता होगा उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। लेकिन इन केस अगर क्या हो कि बहुमत लोकसभा में स्पष्ट ना हो, ठीक है, क्या हो, लोकसभा में बहुमत स्पष्ट ना हो, तब उस स्थिति में जो विपक्ष में या फिर कहा जा सकता है उस समय लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होगा, है ना, सबसे बड़ा दल होगा, तो इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि बहुमत नहीं आ पाया, लोकसभा में बहुमत नहीं आ पाया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बहुमत नहीं आ पाया, किसी की 100 सीटें हैं, किसी की 150 हैं, किसी की 200 सीटें हैं, तो कुछ इस तरीके से हमने मान लिया कि इतनी सीटें लोगों की आई हैं और कुछ अदर्स सीटें जो हैं और हैं। तो अब यहाँ पर कुछ स्पष्ट बहुमत मान लेते हैं कि नहीं है, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा दल का मतलब है जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन इस बहुमत को पार नहीं कर पाया, यानी जितना बहुमत चाहिए उतना उसे नहीं मिल पाया है। तो ये समझने के लिए लीजिए, ठीक है, केवल समझना है, कोई फैक्ट नहीं है कि इतने पे बहुमत मिलेगा या इससे ज़्यादा पर बहुमत मिलेगा, ये केवल समझने के लिए। मान लिया कि जो 200 सीटें हैं जिसके पास, वो क्या है, इस समय सबसे बड़ा दल है लोकसभा में, तो अब यहाँ पे स्पष्ट बहुमत नहीं है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, 1-2 नंबर से कोई ऊपर नीचे रह रहा है, लेकिन स्पष्टता किसी के पास नहीं है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, सबसे पहले इस बड़े दल के नेता को आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे कि आ जाओ, या फिर इनके बीच में, इन सब के बीच में क्या हो गया, इन सब के बीच में गठबंधन हो गया, और गठबंधन होकर क्या हो गया है, कोलिशन हो गया है। तो इनमें गठबंधन होकर क्या हुआ है कि इन्होंने अपना एक नेता चुन लिया है कि हमारा नेता ये होगा, तो उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे राष्ट्रपति। क्लियर है, तो ये चीज़ें, दो कंडीशंस यहाँ पर मेनली अभी देखी जाती है। तो इस चीज़ को अब हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। संसदीय व्यवस्था, और इस संसदीय व्यवस्था में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को, संसदीय व्यवस्था में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को, आराम से नोट्स बनाते चलिए, फ्लो चार्ट बनाते चलिए, देखिए बिल्कुल माइंड मैप टाइप का बनाइए, ताकि आप क्वेश्चन जब आप नोटबुक खोलें तुरंत आपके सामने सारी कहानी आ जाए। तो बहुमत दल का जो नेता होगा उसको राष्ट्रपति पीएम अपॉइंट करेंगे, ठीक है, पीएम जो है वो किसे अपॉइंट करेंगे, पीएम को कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन किसको, जो बहुमत दल का नेता होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो बहुमत दल के नेता को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। तो राष्ट्रपति ये हो गया। तो अगर लोकसभा में, कहाँ, लोकसभा में क्या हो, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है, स्पष्ट बहुमत की कमी है, बहुमत नहीं है, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, सबसे बड़े दल, सबसे बड़ा दल कैसे होगा वो आप लोग समझ गए, सबसे बड़े दल को या गठबंधन को, गठबंधन के नेता को क्या करेंगे, पीएम नियुक्त करेंगे, पीएम नियुक्त करेंगे। सिंपल बात है। देखिए कोई एक स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है, संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर एक तरीके से विवेक पर दिया गया है। किसके विवेक पर दिया गया है, राष्ट्रपति के विवेक पर दिया है। अगर बहुमत दल का नेता नहीं हो और लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है, बहुमत में नहीं है कोई, यानी कि स्पष्ट बहुमत नहीं है, तब राष्ट्रपति यहाँ पर जो काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर काम करते हैं। ठीक है, यानी कि अब वो अपने विवेक से काम लेंगे, अपने मन से काम लेंगे। उनकी मर्जी होगी कि वो सबसे बड़े दल के नेता को बुलाएंगे और गठबंधन की, या फिर गठबंधन हो गया तो उसके नेता को बुलाकर पीएम बना देंगे। तो ऐसा कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि विवेक के आधार पर, ठीक है, विवेक के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो किसी को बना सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में विवेक के आधार पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुमत है किसी एक पार्टी के पास, एक दल के पास, और वो उसको पीएम बनना ही बनना है। लेकिन इस कंडीशन में जब लोकसभा में कोई बहुमत नहीं है, स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो वो अपने विवेक से किसी को भी बुला सकते हैं। सबसे बड़े दल को बुलाएंगे या फिर किसी और को बुलाएंगे, और वो सबसे बड़े दल के जो प्रधानमंत्री होंगे, जो भी पीएम बने हैं, जो ये प्रधानमंत्री बने हैं,
तो इन महाशय प्रधानमंत्री को ऐसी थोड़ी है कि बना दिया तो अब ये बने रहे, है ना। इन महाशय को क्या करना होगा कि 1 माह के अंदर फ्लोर टेस्ट को पार करना होगा। फ्लोर टेस्ट को पार करना होगा मतलब कि सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। सदन में क्या हासिल करना होगा? विश्वास मत को हासिल करना होगा। अगर वो 1 महीने में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी, यानी कि पीएम तो वो नियुक्त हो जाएंगे, पीएम वो बन जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा किस केस में ऐसा कहा गया। हालांकि ये संविधान में प्रक्रिया नहीं दी गई है कि आप पहले पीएम बने फिर उसके बाद विश्वास मत हासिल करें। ये एक केस हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज़ में एक डिसीजन दिया था। तो यहाँ पर 1 माह का जो टाइम दिया जाता है, अवधि कितनी दी जाती है? 1 महीने की अवधि दी जाती है कि 1 महीने के भीतर उस व्यक्ति को जिसको राष्ट्रपति जी ने अपने विवेक से प्रधानमंत्री बनाया है उसको सदन में अपना विश्वास मत हासिल करना होगा। तो एक विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उसमें जितने भी सदन के सदस्य होते हैं उसमें से अधिकांश लोग अगर इन पीएम के पक्ष में वोट डालते हैं कि ठीक है हम इनको समर्थन करते हैं, तो वो पीएम बन जाएंगे। कौन वाले? जो विवेक से आए हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हम इन्हें समर्थन नहीं करते हैं और ज़्यादा वोट समर्थन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि ये अपने पद से हट जाएंगे। तब वहाँ पर एक तरीके से ये कंडीशन आ सकती है कि एक बार फिर से इलेक्शन हो जाए या फिर एक सिचुएशन बनाई जा सकती है, किसी और को मौका दिया जा सकता है, राष्ट्रपति किसी और को भी मौका दे सकते हैं कि आप आइए फिर आप अपनी सरकार बना लीजिए। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। तो पहली बार अगर हम देखें ये वाला जो कंसेप्ट है, 1 माह वाला जो कंसेप्ट है, ये जो इस्तेमाल किया गया ये 1979 में इस्तेमाल किया गया। कब इस्तेमाल किया गया? 1979 में इस्तेमाल किया गया इस कंसेप्ट को कि 1 माह के भीतर जो है सदन में विश्वास मत हासिल करना। अगर हम देखें कि 1 माह में विश्वास मत को हासिल करना है, विश्वास मत, तो 1 माह के भीतर जो विश्वास मत है उसको हासिल करना है। और ये कंसेप्ट पहली बार जो देखा गया वो 1979 में देखा गया, यानी कि पहली बार जो इस्तेमाल किया गया इस कंसेप्ट को, कब इस्तेमाल किया गया? 1979 में इस्तेमाल किया गया। और ख़ास तौर पे कौन सा वाला? गठबंधन के नेता वाला कंसेप्ट था ये। कैसे कि 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, ठीक है, और गठबंधन के जो नेता रहते हैं वो उस समय रहते हैं चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जी ने सरकार बनाई गठबंधन करके 1979 में। मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है और गठबंधन करके चौधरी चरण सिंह सरकार बनाते हैं। और इस समय चौधरी चरण सिंह को पीएम के रूप में नियुक्त करने वाले कौन है? राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी ये इस समय जो है कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी 1979 में। और पहली बार विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया किसे? चौधरी चरण सिंह जी को, क्योंकि ये पहली बार हुआ था देश में कि कोई स्पष्ट बहुमत नहीं आया था। 1977 में हम सभी लोग जानते हैं 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए, इंदिरा गांधी हार जाती है क्योंकि उससे पहले वो इमरजेंसी लगा होता है। तो इमरजेंसी के बाद स्वाभाविक सी बात थी कि भारत के लोग इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा रूठे हुए थे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि सरकार गिर जाती है उनकी और मोरारजी देसाई सरकार बनाते हैं। फिर उसके बाद ये सरकार भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है। और 1979 में, क्योंकि ये सरकार भी जो होती है ये गठबंधन से होती है, ये एक पार्टियों की खिचड़ी थी, बहुत सारी पार्टियां एक जगह जुड़ी थी और उसके बाद जो है सरकार बनी थी। फिर जिसमें चौधरी चरण सिंह भी थे, बाद जो मुलायम सिंह यादव हैं उनकी पार्टी लालू प्रसाद यादव, ऐसे बहुत सारे जो कद्दावर नेता आज हमें देखने को मिलते हैं उनका एक ग्रुप था ये। अब धीरे धीरे ये सब लोग जो है अलग होने लगे अपने अपनी आकांक्षाओं को लेकर कि हमें ये मंत्रालय नहीं मिला रहे, हम ये नहीं करेंगे, तो इस तरीके से लड़ने लगे अब आपस में, जैसे कि होता है। अब ये लोग अलग होने लगे। अब इसका फ़ायदा जो है इंदिरा गांधी ने उठाया और चौधरी चरण सिंह को हटा लिया वहाँ से और उनसे ये कहा कि हम जो है आपको बाहर से समर्थन देंगे, आप आ जाइए, आप अपनी सरकार बनाइए, आप खुद प्रधानमंत्री बनिए। तो चौधरी चरण सिंह इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और वो मोरारजी देसाई से समर्थन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर जाती है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह के बाद जो है ज़्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, MP जो है सांसद ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पर
फिर बाद में क्या होता है, बाद में यह होता है कि इंदिरा गांधी भी इन्हें एक तरीके से कहा जाता है कि धोखा दे देती हैं, और जब इनसे कहा जाता है कि फ्लोर टेस्ट करवाओ, है ना, फ्लोर टेस्ट करवाओ, क्योंकि ये पहली बार जो कंसेप्ट दिया था नीलम संजीवा रेड्डी ने, इस तरीके का कंसेप्ट दिया था। ये नया इजाद हुआ था भारत के एक राजनीतिक, जो अगर हम देखें कंसेप्ट देखें या राजनीतिक मामला देखें तो उसमें ये नया जो इजाद हुआ और नीलम संजीवा रेड्डी ने किया कि 1 महीने के भीतर विश्वास मत लेकर आना है आपको, कहाँ, पार्लियामेंट में, सदन में, यानी कि लोकसभा में आपको जो है विश्वास मत लेकर आना होगा। तो ये नीलम संजीवा रेड्डी ने नया इजाद किया एक तरीके से। और उसके बाद जब चौधरी चरण सिंह से कहा गया, नीलम संजीवा रेड्डी ने कहा कि आपको जो है अब विश्वास मत हासिल करना होगा, क्योंकि नीलम संजीवा रेड्डी और इंदिरा गांधी के बीच में कभी बनती नहीं थी, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा जब बीपी सिंह, मैं पीछे आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि बीपी सिंह जब उपराष्ट्रपति थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति के रूप में खड़े हुए, लेकिन इंदिरा गांधी ने बीपी सिंह को खड़ा करके उनको जितवा दिया। तो इस चीज़ की वजह से नीलम संजीवा रेड्डी और इंदिरा गांधी के बीच में बनती नहीं थी। तो अब उन नीलम संजीवा रेड्डी को एक तरीके से ये कहा जाता है कि उनको पता है कि चौधरी चरण सिंह जो हैं किसके समर्थन से बन रहे हैं, इंदिरा गांधी के समर्थन से बन रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, नीलम संजीवा रेड्डी ने कहा कि तुम जो है पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्या करो, विश्वास मत हासिल करके दिखाओ, तब जो है आगे तुम्हारी सरकार चलेगी। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर देखी गई। और अब उस समय क्या हुआ कि चौधरी चरण सिंह ने जब इंदिरा गांधी से ये कहा कि हमें विश्वास मत हासिल करना है, तो इंदिरा गांधी से उन्होंने कहा कि आप एमपी से बोलिएगा कि हमें सपोर्ट करें। तो इंदिरा गांधी ने उस समय अपना हाथ खींच लिया और एक बार फिर से जो है सरकार गिर जाती है, और फिर उसके बाद इलेक्शन ही होते हैं और फिर से इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर आ जाती हैं। तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को एक तरीके से देखा गया कि नीलम संजीवा रेड्डी और इंदिरा गांधी का, एक कहा जाए इंदिरा गांधी के बीच जो एक लड़ाई थी, उसमें उन्होंने जो सरकार बनाई वो एक तरीके से गिर गई। तो कुल मिला के हमारे राजनीतिक व्यवस्था को एक कंसेप्ट और मिला कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से राष्ट्रपति के विवेक से बनता है प्रधानमंत्री, तो उसे 1 माह में सदन में विश्वास मत हासिल करना ही होगा। तो इस कंसेप्ट को हमने यहाँ पर देखा और समझ गया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से ये बातें जो है समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जब हम देखते हैं कि एक कंडीशन और बनती है, जब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का या कह सकते हैं व्यक्तिगत विवेक का उपयोग करते हैं, ये तब होता है जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, है ना, अचानक जो है मृत्यु हो जाए, उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए। जैसे कि 2 कंडीशन में हमें ये चीज़ें देखने को मिली थी। फर्स्ट, जब जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, जब उनका दूसरा कार्यकाल था और उस दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम सभी जानते हैं चीन के युद्ध के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था और फिर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो एक परंपरा ये चल रही थी कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है अचानक अपने पद पर रहते हुए, तब जो भी सत्ता का या जो भी सत्ता में या केंद्र में जो मंत्री हैं, उनमें जो वरिष्ठतम मंत्री होगा वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेगा। लेकिन अब यहाँ पर कंसेप्ट एक बार यहाँ पे देखा गया और वहाँ पर क्या देखा गया कि जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए वो नियुक्त किए गए गुलजारी लाल नंदा जी। तो एक बार यहाँ पे कार्यवाहक नियुक्त हुए, फिर उसके बाद चुनाव होता है और लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री बना लिया जाता है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की भी हम जानते हैं कि एक तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु के बाद भी जो वरिष्ठतम नेता थे सेंटर में वो गुलजारी लाल नंदा ही थे, तो उनको एक बार फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री 2 बार बने हैं, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। लेकिन ये जो स्थिति थी, ये जो परंपरा थी, वो खत्म हुई कब, या कहा जा सकता है कि उसको तोड़ा कब गया। अब यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है अपने स्वविवेक के आधार पर। तो ठीक है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या परंपरा थी, परंपरा है, संविधान में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो कौन नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, और राष्ट्रपति जो है अपने विवेक के आधार पर नियुक्त कर रहा है। और किसको नियुक्त कर रहा है कि भाई सीधी सी बात है कि जो सबसे वरिष्ठ हो, है ना, सीनियर मोस्ट हो, उसको बना दिया जाए, है ना, ये एक अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर बना दिया जाता था। लेकिन जब एक कंडीशन क्या हुई, हम लोग देखते हैं कि 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है,
ठीक है, उनकी हत्या हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है अपने पद पर रहते हुए, चूँकि पीएम है, अब उनके पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। अब जब उनकी मृत्यु हो गई है तो अब सीधी सी बात है कि एक बार फिर से राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करेंगे, है ना। तो 1984 में इंदिरा गांधी यानी कि जो पीएम हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु होती है तो स्वविवेक का इस्तेमाल कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और इस समय राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हैं, लेकिन इन्होंने इस परंपरा का वाहन नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि पीएम किसे नियुक्त किया? जो कि वरिष्ठतम नेता नहीं थे, है ना, और ना ही उनका लेना देना एक तरीके से कहा जाता है राजनीति से था। तो इन्होंने इंदिरा गांधी के जो सुपुत्र थे राजीव गांधी उनको जो है एज अ पीएम नियुक्त किया गया। ना तो वो लोकसभा से मंत्री थे, ना ही राज्यसभा से मंत्री थे, तो उनको ये नियुक्त किया गया। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो स्वविवेक का इस्तेमाल है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में, सबसे बड़े दल और गठबंधन के नेता के रूप में भी कर सकता है, लेकिन उसको 1 माह के बीच में सदन का विश्वास मत हासिल करना होता है। फिर उसके बाद 1984 में ये परंपरा खत्म होती है, एक तरीके से टूटती है, और ज्ञानी जैल सिंह पीएम की मृत्यु के बाद किसी वरिष्ठतम नेता को प्रधानमंत्री ना नियुक्त करके किसको नियुक्त करते हैं? जो उनके बेटे हैं राजीव गांधी, उनको नियुक्त कर देते हैं एज अ पीएम। जब पीएम नियुक्त कर देते हैं उनको, लेकिन बाद में जो है कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक ने कांग्रेस की बैठक बैठी और उन्होंने जो है राजीव गांधी को ही अपना नेता चुन लिया। फिर उसके बाद इलेक्शंस होते हैं और एक तरीके से जो एक संवेदना थी, या कहा जा सकता है इमोशंस बने हुए थे लोगों के कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो उसके बाद इनको जो है 400 से ज़्यादा सीटें आई, जो कि अब तक का इतिहास रहा है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा में। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें समझ ली। एक चीज़ हमने यहाँ पर जान ली कि एक जो राष्ट्रपति की नियुक्ति है वो किस किस तरीके से आती है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था कि ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट नीलम संजीवा रेड्डी ने दिया 1979 में। उसके बाद इस कंसेप्ट को लेकर कोर्ट में डिस्कशन भी हुए, केस भी डाले गए। तो 1980 में 1980 में एक मामला जो दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा, उस दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। उसमें यही डिसीजन था कि किसी भी व्यक्ति को अगर विश्वास के आधार पर या स्वविवेक के आधार पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसे विश्वास मत पहले हासिल करने की जरूरत नहीं है, पहले वह शपथ ले ले फिर उसके बाद विश्वास मत हासिल करे, ऐसा उसमें बताया गया। यानी कि 1980 में 1980 में वर्ष 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय कहाँ का उच्च न्यायालय है? दिल्ली का उच्च न्यायालय है। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक डिसीजन यही दिया, क्या डिसीजन दिया? कि आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व, यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व बहुमत सिद्ध करे, वो नियुक्ति के बाद बहुमत सिद्ध कर सकता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि नियुक्ति के बाद बहुमत सिद्ध करे, बहुमत सिद्ध करें। ठीक है, यानी कि नियुक्ति से पहले आवश्यक नहीं, नियुक्ति से पहले आवश्यक नहीं है कि वो अपना बहुमत सिद्ध करे। तो ये कंसेप्ट यहाँ से आया कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर क्या करें कि प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ उस समय बहुमत लाने की जरूरत नहीं है। बहुमत कब लेके आएंगे? बहुमत लेकर आएंगे जब उन्हें एक समय का टाइम दिया जाए, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, और इस 1 महीने में जब उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है तो वह सदन में फ्लोर टेस्ट होगा, कितने लोग समर्थन में, अगर समर्थन में नहीं है तो अब क्या हो जाएगा, एक बहुमत जो है उनके पक्ष में नहीं हो तो उनकी सरकार गिर जाएगी। तो ये कंसेप्ट कब आया? देखिए 1979 में पहली बार ये ईजाद किया गया 1 महीने वाला, और 1980 में ये डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया। और इस चीज़ को हम देखते हैं कि लोकसभा में एक इस समय सीमा के आधार पर, यानी कि जो 1 महीने का बहुमत है, इस 1 महीने के बहुमत एक महीने के टाइम में जो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, उस आधार पर हमारे यहाँ लगभग कुल 7 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनकी सरकारें गिरी, और इसमें इन 7 लोगों में 2 बार तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे जिनकी सरकार जो है इसी आधार पर गिरती है। तो हम इस चीज़ को इसी में ही देखते हैं कि जो पहले नियुक्त किए गए, है ना, पहले क्या हुए, नियुक्त किए गए और उनकी जो है सरकार गिरती है, तो ऐसे कौन कौन लोग होते हैं? तो कुल जो है 7 लोग होते हैं, जिसमें आप पहले तो देखेंगे, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, चौधरी चरण
चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जो रहे वो 1979 में उनकी सरकार गिरी, जैसा कि मैंने अभी आपको एक कहानी बताई अच्छी सी। चौधरी चरण सिंह रहे। फिर उसके बाद 1989 से ठीक 10 साल बाद बीपी सिंह रहे। बीपी सिंह ठीक 10 साल बाद 1989 में उनकी सरकार बिल्कुल ऐसे गिरती है। यानी कि उनको जो है एक गठबंधन के नेता के रूप में राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, लेकिन वो फ्लोर टेस्ट में हार जाते हैं, यानी कि लोकसभा में अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते हैं। चंद्रशेखर 1990 में रहे, इनके ठीक 1 साल बाद। यानी कि अब आप ऐसा दौर देखने वाले हैं, एक ऐसा दौर अब आप देखने वाले हैं कि ये प्रधानमंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी कि आया राम गया राम वाला कंसेप्ट यहाँ पर देखने को अब आपको मिलेगा। तो 1990 में हमें ये चीज़ देखने को मिली। फिर इसके बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव एक बार यहाँ पे बने, फिर उनकी सरकार गिर जाती है, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में। लेकिन उसके बाद ये दोबारा से चुने भी जाते हैं और चुनने के बाद ये 1996 तक जो है राष्ट्रपति के पद पर काम, और माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री के पद पर काम करते हैं। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव पहले तो फ्लोर टेस्ट में वो हार जाते हैं, लेकिन बाद में एक बार फिर से वो चुनकर आते हैं दोबारा से जब विश्वास मत लाया जाता है तो क्या होता है कि वो जीत जाते हैं और फिर 5 साल तक अपना पूरा कार्यकाल वो करते हैं। और पीवी नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री रहे हैं दक्षिण भारत से आने वाले, जो कि आंध्र प्रदेश के से आते थे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव, फिर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों की सरकार रहती है, विश्वास मत इसमें भी वो हासिल नहीं कर पाते हैं। फिर किसी और को मौका दिया जाता है जिसका नाम होता है HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा, देखिए वही देवगौड़ा हैं जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूं कि राज्यसभा से वो बने थे प्रधानमंत्री, तो वही है HD देवगौड़ा, केवल देवगौड़ा भी बोल सकते हैं, HD देवगौड़ा। तो ये भी 1996 में आए और एक बार फ्लोर टेस्ट दिया, इन्होंने पास नहीं हो पाए। फिर इसके बाद इन्हें जो है सरकार में लाया गया, बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बन पाए, मैक्सिमम 1 साल तक ये रहे। फिर उसके बाद 1997 में आई के गुजराल 1997 में आई के गुजराल जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो नोट डाउन करते रहिएगा कि ये वो लोग हैं जो 1 महीने की जो अवधि उन्हें मिली, 1 माह की जो अवधि मिली, उसमें विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और पूरा एक सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूँ। कोई बात आप लोगों को समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, और अगर चीज़ें आपको ज़्यादा हैविचुअल लग रही हो तो वीडियो को पॉज कीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर जिसको जो कंसंट्रेट होकर सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, जिसके लिए नई चीज़ें होंगी, तो वो आनंद ले रहा होगा इस पूरी कहानी का, इसका। तो आपको देख समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री जो है किस तरीके से एक पद होता है हमारे यहाँ, और कैसे कैसे उसके पीछे एक पॉलिटिक्स भी हमें देखने को आराम से मिल जाती है। तो आनंद आ रहा होगा। अगर किसी को थोड़ा सा फील हो रहा है ऐसा कि ज़्यादा हैबिचुअल हो रहा है, तो वही कहूँगा कि जाइए एक चाय की चुस्की पी के आइए और चाय की चुस्की लीजिए और थोड़ा सा रिफ्रेश होइए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए आराम से, क्लास को पूरा देखिए। ठीक है, पूरा देखिए। जब आप एक बार चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा से इन चीज़ों को समझने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताया जा सके। फिर उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी एक बार 1998 में एक बार फिर से इस तरीके से यानी कि बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये कंसेप्ट देखा जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार आए, 7 लोग ऐसे हुए हैं जिन टोटल जो इस तरीके से बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए हैं और वो पद से हटे हैं। फिर उसके बाद दोबारा से वो चुन लिए गए। कुछ लोग ऐसे हुए जैसे पीवी नरसिम्हा राव हैं, है ना, या फिर जिनका टर्म जो है छोटा रहा है,
है ना, नियुक्त तो हो गए हैं, ये सभी नियुक्त हुए हैं, है ना, प्रधानमंत्री के रूप में सभी नियुक्त हुए हैं, प्रधानमंत्री सभी बने, लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए हैं कई मामलों में, ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज देखा। शुरुआत इस टर्म की कब से होती है? 1979 से होती है, 1979 से होती है, चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से होती है, जब वे बनते हैं कौन? प्रधानमंत्री जब वे बनते हैं। चलिए, इसके बाद ऐसा ही एक मामला हमें सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में ये कंसेप्ट हमें देखने को मिला कि 1997 में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि यानी कि इसमें जो निर्णय क्या दिया गया, जो आपको मैं पीछे भी बता के आया हूँ, कंसेप्ट बता के आया हूँ। क्या कंसेप्ट बता के आया हूँ? कि कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है जो कि दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, जैसे कि राजीव गांधी, तो उसको जो है 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो 1997 में 1997 में उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में यह डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, पीएम बनता है, लेकिन पीएम जब वो बना तो ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, मेंबर है, तो उसे 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण कर लेनी होगी, तभी वह प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है। जैसे कि राजीव गांधी थे। इस चीज को भी मैं आपको पीछे समझा के आया हूं, बड़े ही अच्छे से समझाया था मैंने आप लोगों को कंसेप्ट, शायद उपराष्ट्रपति वाली क्लास में ही मैंने बताया था, या फिर जो कल क्लास हुई थी क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसमें बताया था, तो या फिर राष्ट्रपति वाले क्वेश्चन आंसर्स में बताया था। ठीक है, तो क्लासेज जिन्होंने की हैं उनको पता है कि मैं किन चीज़ पे बात कर रहा हूँ। तो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं तो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रही है। तो ये चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद या लोकसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ये व्याख्या की, तो अब हम जानते हैं कि संविधान के अनुसार क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई में जो है उसका मेंबरशिप होना चाहिए, किसी एक में जो है वो सदस्य होना चाहिए वह व्यक्ति, चाहे वो अगर वो मंत्री भी बन रहा है ना, मंत्री पद अगर धारण कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वह मंत्री बन सकता है बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना है, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का मेंबर हो। तो मैंने आपको पहले ही पीछे भी एक चीज मैंने क्या बताई, एक चीज समझाई है कि राज्यसभा से 3 ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। कौन कौन हुए हैं? इंदिरा गांधी 1966 1966 में, और इसी तरीके से HD देवगौड़ा कब हुए? 1996 में, 1996 में। फिर इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो बने 2004 में बने और 2009 में भी बने। तो 2004 और 9 में ये दोनों बार ही राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और उसके बाद जो है उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभाला, भारत के प्रधानमंत्री के पद को संभाला। तो 3 व्यक्ति ऐसे रहे, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऐसे भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन राज्यसभा के सदस्य रहकर या राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। तो इंदिरा गांधी जब पहली बार बनी थी 1966 में, तब कहाँ से बनी थी? राज्यसभा से बनी थी। उस समय हम देखते हैं कि 66 से पहले जो है क्या हुआ था कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर उसके बाद इनको बनाया गया था। चलिए, कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा तो काम कर ही रहे थे। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताया था, ध्यान कीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन में उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, है ना। ब्रिटेन में लोकसभा का सदस्य तुलनात्मक अध्ययन भी पूछ लेता है, तुलना करके भी क्वेश्चंस आराम से पूछ लेता है। अब यदि शपथ की बात करें तो ये तो हमने देख ली भाई, नियुक्ति हो गई प्रधानमंत्री की, किस किस कंडीशन में होती है, कैसे कैसे होती है, पूरा जो है कंसेप्ट हमने समझ लिया है। अगर हम वही बात करें किसकी, शपथ की बात करें, तो शपथ का कोई शपथ के बारे में जो बताया गया है वो क्या बताया गया कि इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, और
सेम जो शपथ राष्ट्रपति इनको दिलाते हैं वही सेम शपथ जो इनके मंत्री होते हैं उनको दिलाते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है प्रधानमंत्री द्वारा कि कौन कौन मेरे मंत्री होंगे, तो उनको मंत्री दिया। तो शपथ कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। किसको? प्रधानमंत्री को और उनके मंत्रिपरिषद को। तो ये कंसेप्ट बड़े आराम से क्लियर रहना चाहिए, क्वेश्चन बड़े आराम से पुटअप होते हैं और देखते हैं। तो इसमें कुछ अभी आर्टिकल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। देखते हैं कि जो इनका कार्यकाल होता है उस कार्यकाल के संबंध में क्या चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि जो कार्यकाल होता है वो निश्चित किया भी गया है या नहीं किया गया है, या उसमें भी कुछ जो है संविधान में नहीं कहा गया है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो कार्यकाल की बात करें तो ये भी एक रोचक तथ्य है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है ना, निश्चित नहीं होता है। तो अभी कई लोगों के मन में आ रहा होगा 5 साल के लिए तो होता है, तो 5 साल के लिए वो एक सामान्य स्थिति है, लेकिन अगर बीच में ही हटा दिया जाए तो यानी कि अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि 5 साल पर ही हटाया जाएगा। कार्यकाल की निश्चितता का मतलब क्या हो गया कि आपको जो है 5 साल से पहले हटाया नहीं जा सकता। तो यानी कि क्या है कि कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। तो अगर हम कार्यकाल की बात करें संविधान में, कार्यकाल की अगर हम चर्चा करें तो कार्यकाल क्या है? पीएम का जो कार्यकाल है, पीएम का कार्यकाल वह निश्चित नहीं है, वह निश्चित नहीं है। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि पीएम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है दया भावना पर काम करता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये अनुमान लगा लें कि राष्ट्रपति जब मन में आएगा तब प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक सदन में यानी कि लोकसभा में, सदन मतलब लोकसभा में उनको क्या हासिल रहेगा? विश्वास मत हासिल रहेगा। जब तक सदन का उनको विश्वास मत हासिल रहेगा उनको कोई पद से नहीं हटा सकता है। यानी कि उनको पद से ऐसे नहीं हटाया जा सकता कि उनको कि विश्वास राष्ट्रपति का मन किया और उनको पद से हटा दिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री और जो मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं, वो भी प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? दया भावना, है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिएगा, क्या मतलब होता है? दया भावना। सामान्य भाषा में क्या निकल के आता है? दया भावना। तो दया भावना पर काम करते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो पीएम जो कि सदन का अगर उनके पास विश्वास मत है तो उनको कोई भी जो है सदन से नहीं हटाया जा सकता है। एक प्रक्रिया देखी जाती है प्रधानमंत्री को पद से हटाने की, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं लाया जा सकता है, बल्कि जो कैबिनेट के दूसरे मंत्री हैं उनमें से किसी के विरुद्ध लाया जा सकता है। और वह विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है सदन में, तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सरकार गिर जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री को पद छोड़ना होता है। तो वो एक कंसेप्ट है। जब हम पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, संसद को पढ़ेंगे, तो संसद में आने वाले जो अलग अलग प्रस्ताव हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। एक एक पॉइंट को मैं लेकर चल रहा हूँ, और यहाँ तक आप लोगों ने अगर चीज़ों को समझा होगा तो आपको अवश्य ही कुछ नया सुनने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सपोर्ट कीजिए, ताकि और मनोबल हमारा बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपके सामने लेकर अच्छे से आते हैं। तो शुरुआत कर दी है, बस सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत बनी हुई है, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ देखते हैं कि लोकसभा का अगर सदन का बहुमत है उनके पास, तो उनको पद से नहीं हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा से विश्वास मत खो देने पर प्रधानमंत्री अगर विश्वास मत क्या करें, सदन से विश्वास मत खो दे, मान लेते हैं कि सदन से उन्होंने विश्वास मत खो दिया है, विश्वास मत खो दिया है, अब उन पर किसी को विश्वास नहीं, उनको समर्थन नहीं दिया किसी ने, तब पीएम को क्या करना होगा? त्यागपत्र देना होगा, त्यागपत्र देना होगा। तब पीएम को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होगा। अगर वह रेजिग्नेशन लेटर नहीं दे रहे हैं, अड़े हुए हैं कि नहीं हम नहीं हटेंगे, तब पीएम को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। तब राष्ट्रपति बर्खास्त करेंगे। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? बर्खास्त
कर देंगे आराम से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पर आराम से देखते हैं और समझते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि विश्वास मत खोने के बाद जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, जिन्होंने त्यागपत्र दिया है नॉर्मली, यानी कि पहले तो बन गए फिर उसके बाद उन्होंने विश्वास मत खो दिया है, तो ये देखा गया बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा में मुख्य रूप से, है ना। इस तरीके से जो इन्होंने त्याग दिया है, त्यागपत्र दिया है, वो एचडी देवगौड़ा जो कि 1996 में थे, और बीपी सिंह जो कि 1980 में थे, 1980 में थे, माफ कीजिए 1990 में थे, 1990 में जो थे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इस तरीके से जिन भी प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया है विश्वास मत खोने के बाद, ये 2 लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसा विश्वास पत्र खोया है, ठीक है। नहीं, 96 में तो उन्होंने वैसे विश्वास मत खोया था, 97 होगा, माफ़ कीजिएगा, डेट सही कर लीजिएगा, अगर जिन्होंने 96 लिख लिया वो 97 कर लीजिएगा, और यहाँ पर 1990 कर लीजिएगा। कि अब वहाँ पर क्या बन गए हैं ये लोग बन गए हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ समय बाद इन्होंने सदन में विश्वास मत खो दिया है, और विश्वास मत खोने के बाद उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा है। तो ऐसे 2 प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कार्यकाल निश्चित नहीं होता है पीएम का, और पीएम जो होता है और उनके जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी कि दया भावना पर कार्य करते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि पीएम को राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकते हैं। वह तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक सदन का विश्वास मत हासिल होगा, विश्वास मत रहेगा, मत बना रहेगा। यानी कि 5 साल का तो टर्म होता ही है एक एमपी का, तो एमपी के रूप में जब लोकसभा का काल कितना होता है, 5 साल का होता है, लोकसभा का काल कितना होता है, 5 साल। तो 5 साल तक अगर विश्वास मत है तो वह प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बीच में अगर विश्वास मत खो दिया जाता है तो उनको त्यागपत्र देना होगा। अगर त्यागपत्र नहीं देते हैं तब राष्ट्रपति उन्हें जो बर्खास्त कर सकते हैं, तब राष्ट्रपति के पास ये पावर रहती है। त्यागपत्र देकर जो विश्वास मत जिन्होंने खोया है और त्यागपत्र देकर जो प्रधानमंत्री अपने पद से हटे हैं, उसमें बीपी सिंह 1990 में और 1997 में एचडी देवगौड़ा रहे हैं। तो यहाँ तक जो है कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, जो हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वेतन और भत्ते हैं, जो इसके वेतन और भत्ते हैं, उस चीज़ को अच्छे से अगर थोड़ा सा हम समझें, कुछ खास नहीं है इसमें। वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद द्वारा निर्धारित होता है, संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित होता है, ठीक है। इसको बीच में बदला भी जा सकता है, ठीक है, समय समय पर निर्धारित होता है। लेकिन जब राष्ट्रपति के वेतन भत्तों की बात करें तो एक बार निर्धारित होने के बाद पूरे कार्यकाल के दौरान बदला नहीं जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों को समय समय पर बदला जाएगा संसद के द्वारा। तो जो वेतन और भत्ते होते हैं प्रधानमंत्री को क्या कुछ अलग मिलते हैं? वेतन जो होता है प्रधानमंत्री को उतना ही मिलता है जितना एक सांसद को मिलता है, जितना एक सांसद को मिलता है। यानी कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, है ना, एमपी होते हैं, जितना उनको वेतन मिलता है उतना ही प्रधानमंत्री को भी वेतन मिलता है। बस थोड़ी सी चीज़ें क्या होती है कि सुविधाएं अधिक हो जाती हैं, उनके पास सिक्योरिटीज़ ज़्यादा मिलने लगती हैं, सिक्योरिटी जो जेड प्लस होती है, ऐसी सिक्योरिटी जो है उनको ज़्यादा मिलने लगती है, अधिक सुविधाएं हो जाती हैं। विदेश यात्रा को लेकर भी सुविधाएं जो है अधिक हो जाती हैं, क्योंकि वो देश की विदेश नीति को जो है एक मूर्त रूप देने का कार्य भी करते हैं। तो जो वेतन होता है वो सांसद के समान होता है, और जितना निर्धारित संसद करती है उतना। तो कई लोग अब इसमें भी होंगे कि वेतन कितना होगा, तो नॉर्मल सी चीज़ है, मेरे बताने से ये क्लियरिफाई नहीं होगा कि वेतन कितना है। आप लोग इसे आराम से कहीं से भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वेतन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर वेतन को कंसेप्ट ध्यान रखिए कि वेतन कौन निर्धारित करता है? वो संसद निर्धारित करता है। और वेतन जो होता है इनका वो सांसद के समान होता है प्रधानमंत्री का भी, क्योंकि वो एक सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, ठीक है। लेकिन बस कुछ जो भत्ते हैं या कहा जा सकता है कुछ जो सुविधाएं हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलती हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये आपने देखा कि शपथ भी देख लिया। शपथ कौन दिलाता है? वेतन भत्ते क्या होते हैं? कार्यकाल में जो अनिश्चितता है वो आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने पद पर बैठे कर कार्य करते हैं। इसके बाद हम प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों पर एक दृष्टिकोण डालें और उसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। चलिए, तो प्रधानमंत्री का शक्तियां एवं कार्य। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों को भी समझने के लिए हम इसे कुछ भागों में बांट देंगे। जैसे हमने राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को समझने के लिए किया था। कोई घबराइएगा नहीं, एक ही क्लास में जो है हम इसे खत्म करेंगे, इस चैप्टर को आज ही हम इसे खत्म करेंगे।
और कोशिश करेंगे कि जो 10 बजे आपकी क्लास है मैथ की उससे पहले ख़त्म कर दें, यानी कि 1 घंटे में जो है इस टाइम को ख़त्म करेंगे। अगर 1 घंटे से ऊपर जा रही है क्लास को, तो इस क्लास को 9 बजे से पहले आपको देखनी होगी, आपको अपलोडेड मिल जाएगी। प्रीमियर लग जाता है और प्रीमियर का अलर्ट नोटिफिकेशन अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है तो आप तक पहुंच जाएगा कि कितने बजे से जो है प्रीमियर इसका लग रहा है। देखिए लाइव अभी नहीं आ सकते हैं, ठीक है, लाइव आने के लिए जो एक सब्सक्रिप्शन चाहिए वो अभी नहीं है, तो यही मैं कह रहा हूँ शेयर किए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लाइव आ सके और हम लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सकें और पढ़ सकें। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन डाउट जो है हम लाइव सॉल्व कर सकें, इस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपके बगैर सपोर्ट के नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, कार्य एवं शक्तियाँ, चीज़ों को रटने की अपेक्षा समझने का ज़्यादा प्रयत्न करें, तभी आप जो है अपने लक्ष्य के अधिक निकट पहुंच पाएंगे। क्योंकि वर्तमान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाएं किसी भी तरीके से रटंत विद्या पर आधारित नहीं रह गई हैं, अब ये सारी की सारी संकल्पनात्मक विद्या पर रह गई हैं। यानी कि आपने कंसेप्ट यानी कि संकल्पनाओं को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उनको समझ लिया है, तो आप किसी भी प्रकार के तथ्यों को समाहित कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी तरीके से प्रश्नोत्तर आपसे क्यों ना पूछे। ठीक है, चलिए, तो कार्य एवं शक्तियां, तो इसमें हम इसको कुछ भागों में बांट कर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के संबंध में क्या इसके कार्य एवं शक्तियां हैं। इसी तरीके से राष्ट्रपति से इसके संबंध किस प्रकार से होते हैं, उसके उस संबंध में क्या कार्य एवं शक्तियां हैं। संसद के संबंध में इसकी क्या कार्य एवं शक्तियां हैं, ठीक है, संसद के संबंध में। और इसी प्रकार से अन्य कुछ शक्तियां एवं कार्य क्या हो सकते हैं, अन्य शक्तियां एवं कार्य क्या हो सकते हैं नॉर्मली जिससे क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग देखें। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं तो उस पर बात करेंगे। तो बात रही मंत्री परिषद की, तो मंत्री परिषद के संबंध में देखें तो सीधी सी बात होती है कि जो मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हम सभी लोग जानते हैं मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है, सिफारिश करता है प्रधानमंत्री। तो जो भारत के पीएम होंगे वो नियुक्त हो जाएंगे, फिर वो सिफारिश करेंगे कि ये लोग जो है हमारे मंत्री होंगे, तो इनको जो है मंत्री की शपथ दिलवाई जाए। तो किसकी सलाह पर, किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, सलाह पर राष्ट्रपति जी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री, अब नियुक्ति हो गई मंत्रियों की, और मंत्रियों को कुछ आवंटित भी तो किया जाएगा, मंत्री जो उनका मंत्रालय होगा, तो ये मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करते हैं। ये पावर इनके पास होती है कि किसको कौन सा मंत्रालय देना चाहिए, और समय समय पर उन मंत्रालयों में फेरबदल भी कर सकते हैं कि अब जो है ये वित्त मंत्री हैं तो इनको बाद में जो है वाणिज्य मंत्री बना दिया गया, और जो वाणिज्य मंत्री थे उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया। तो इस तरीके से वो फेरबदल भी आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा वे मंत्री को त्याग पत्र देने की सलाह भी कर सकते हैं, यानी कि जो मंत्रालयों के मंत्री हैं, मान लिया कि किसी मंत्री ने अच्छा कार्य नहीं किया और उससे ये संभावना बन सकती है कि इनके विरुद्ध अगर सदन में कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। तो यहाँ पर वह क्या कर सकते हैं कि पीएम उस मंत्री को सलाह दे सकते हैं। सलाह किस चीज़ की, त्याग पत्र देने की, कि भाई तुम जो है त्याग पत्र दे दो, हमारी सरकार पे तुम खतरा बनते जा रहे हो। ठीक है, तो वो त्याग पत्र ना दे, तब वो दूसरा काम क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। किसको, राष्ट्रपति को सलाह देंगे, और राष्ट्रपति से सलाह क्या देंगे कि ये जो मंत्री हैं इन मंत्री महोदय को क्या कर दो, बर्खास्त कर दो, बर्खास्त कर दो। तो बर्खास्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे ही कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जो है काम करते हैं। तो बर्खास्त करने की पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और सलाह कौन देगा, सलाह पर किसके सलाह पर काम करेंगे, जो प्रधानमंत्री हैं उनके सलाह पर काम करें। तो ये मंत्री महोदय को इन्होंने बर्खास्त कर दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मंत्री परिषद के संबंध में जो कुछ शक्तियाँ होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसके अलावा मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उसके प्रमुख कौन होते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्री परिषद के बैठक की
अध्यक्षता कौन करता है? पीएम करते हैं। तो पीएम जो है मंत्रिपरिषद की जो भी बैठक होगी, कैबिनेट की जो बैठक होगी, उसके अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता पीएम ही करेंगे। ठीक है। अगर क्या हो कि पीएम अपने पद से त्याग पत्र दे दे, तो पीएम त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, उसको विघटित कर सकते हैं, मंत्रिमंडल को क्या कर सकते हैं? विघटित कर सकते हैं। तो जो मंत्रिमंडल है उसको समाप्त कर सकते हैं। और मंत्रिमंडल इसको समाप्त करना मतलब शून्यता आ जाना, यानी कि सरकार का गिर जाना, ये देखा जाता है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं तो मंत्रिमंडल समाप्त हो। देखिए दो शब्द हैं, एक मंत्रिमंडल है, एक मंत्रिपरिषद है। जब हम अगला चैप्टर करेंगे मंत्रिपरिषद और के संबंध में, तो मैं आपको बताऊंगा कि अंतर क्या है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में। देखिए दो शब्द हैं ये, और दो शब्द हैं तो इसका मतलब इनमें कुछ अंतर है, तो वो अंतर क्या होगा उस चीज को हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ याद रखिए कि अगर पीएम पद पर से अपना त्यागपत्र दे देता है तो उसको जो है उसका मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है, यानी सरकार जो है गिर जाती है। तो यहाँ पर एक बात हमें ध्यान देने वाली होगी कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर वो त्यागपत्र दे दे, तो क्या होता है कि उनका मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है, यानी कि मंत्रिमंडल जो है समाप्त हो जाता है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? शून्यता उत्पन्न हो जाती है, यानी जीरो, वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, कोई पावर में नहीं रहती है, सरकार एक तरीके से गिर जाती है। लेकिन अगर किसी मंत्री को बर्खास्त किया जाता है, ये वाला कंसेप्ट हो जाए, मंत्री को हटा दिया जाता है, त्यागपत्र दे दिया जाता है, तो वहां पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, यानी कि खाली स्थान उत्पन्न होता है, केवल वहां पर शून्यता, जीरो हो जाता है सब कुछ, और यहां पर क्या होगा? केवल केवल रिक्तता, खाली स्थान होगा, जिसको जो है प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? अब भर सकते हैं, अपने किसी दूसरे को जो है मंत्री बनाकर उस पद को भर सकते हैं, है ना। जैसे वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली जी, उनकी मृत्यु हुई तो फिर उनके बाद वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी को नियुक्त कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है मंत्री के पद को भरा जा सकता है मृत्यु के बाद या त्यागपत्र के बाद, लेकिन प्रधानमंत्री के पद को ऐसे नहीं भरा जा सकता। तो वहां पर शून्यता उत्पन्न होती है, रिक्तता नहीं। रिक्तता को भरा जा सकता है लेकिन शून्यता को इतनी आसानी से भरा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार चलते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में जो इनकी कुछ शक्तियां हैं या पावर्स हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स भी हम लोग नॉर्मली देख लेंगे जो कि संबंध को भी बताते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में किस तरीके के एक संबंध होने चाहिए या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में नहीं आई हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। उसका निदान हम अगली वीडियो में करने की, अगली क्लास में करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, केवल क्लासेस मत कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। जो लोग को अच्छा लगता है, जिनको अच्छा लगता है कि वो कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं तो वो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगली क्लास जरूर कीजिएगा जो मैथमेटिक्स की क्लास आपकी होने वाली है। चलिए देखिएगा कि आपको कितना अच्छा वहाँ से सीखने को मिलता है, और अगर वहाँ से सीखने को मिलता है तो एक बार फिर से उस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो राष्ट्रपति की बात हम लोग करते हैं कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ प्रधानमंत्री के संबंध किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात कि जो अनुच्छेद 74 है, 74 कितनी बार ही पढ़ा हुआ है, इसमें क्या बोला गया? इसमें यह बोला है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए, सलाह के लिए, परामर्श के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा, और उसका प्रमुख कौन होगा? मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? पीएम होगा, पीएम होगा। तो मैं समझता हूं कि यहाँ तक प्रधानमंत्री को लेकर सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर है। जब हम अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे ना, तो और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको कुछ भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया कि मंत्रिपरिषद होगा जिसकी सलाह पर, जिसकी सहायता से वो देश का कामकाज करेंगे। तो उसके प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? मंत्रिपरिषद के प्रमुख है, जिसकी सहायता से कौन काम करता है? जिसकी सहायता से, जिसकी सलाह से राष्ट्रपति काम करता है। तो यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है, ये जो मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल है, इसकी सलाह पर काम करता है। तो ये जो सलाह है, इस सलाह को पुनर्विचार के लिए भी भेजा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को कोई सलाह दी इन्होंने, और राष्ट्रपति जो है अब उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि भाई एक बार फिर से विचार कर लो इस सलाह पर, ठीक है।
लेकिन अब ये सलाह को पुनर्विचार करके फिर से मंत्रिपरिषद ने उनके पास भेज दिया, तो अब इनको जो है वो मानना पड़ता है। तो जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, राष्ट्रपति जब हमने पढ़ा था तो हमने इस चीज़ को जानते हैं कि वो बाध्यकारी हो जाते हैं पुनर्विचार को मानने के लिए जो मंत्रिमंडल ने भेजा है। ठीक है, इसके बाद हम आर्टिकल 75 को देखें थोड़ा सा, अनुच्छेद 75 की बात करें तो आर्टिकल 75 में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि पीएम की नियुक्ति, सलाहकारी मंत्री, मंत्री पर जो पहली बात क्या बोली गई है कि ये पीएम की नियुक्ति करते हैं और उनके साथ साथ उनके मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। तो इस तरीके से संबंध बनाया। किस में बताया गया? आर्टिकल 75 में बताया गया, 75 में बताया गया। तो आर्टिकल ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। 74 में मंत्रिपरिषद को बताया गया है, 75 में पीएम की नियुक्ति और उनके मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, ये भी 75 में बताया गया है, जो मैं आपको पीछे समझा के आया हूँ कि प्रसाद पर्यंत क्या होता है। मंत्री जो होते हैं वो प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, किसके? ये काम करेंगे राष्ट्रपति के। तो ये चीज़ बोले, मंत्री मतलब प्रधानमंत्री भी आ गए इसमें और जो अन्य मंत्री हैं वो भी इसके अंदर ही आ जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ये चीज़ भी इसमें बताई गई, 75 में ही बताई गई है। क्या बताई गई है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। 75 में ये चीज़ें बताई गई हैं कि पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, पीछे कई बार पढ़ के आ चुके हैं कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। मंत्री प्रसाद पर्यंत होंगे, किसके? राष्ट्रपति के। ठीक है, बर्खास्त करने की शक्ति या उनको पद से हटाने की शक्ति, लेकिन नॉर्मली हटा नहीं सकते हैं ऐसे, लेकिन एक दया भावना के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन हो सकती है मैं हमने आपको अभी पीछे बताया मैंने। फिर इसमें हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एक आर्टिकल होता है, एक अनुच्छेद 78। जो एक अनुच्छेद 78 है वो किस चीज को बताता है कि राष्ट्रपति को ये इस चीज को बताया गया है कि प्रधानमंत्री को जो भी कार्य हैं उसके संबंध में सूचना देनी चाहिए। ठीक है, सूचना देनी चाहिए, यानी कि पीएम को कार्य जब राष्ट्रपति या तो सूचना मांगे तो उनको सूचना देनी चाहिए। कर्तव्य बताए गए हैं कि पीएम के क्या कर्तव्य होते हैं राष्ट्रपति के। तो इसको आप नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएम के कर्तव्य किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। क्या हो गए कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अगर राष्ट्रपति उनसे किसी चीज़ की सूचना मांगते हैं, सूचना दे। अगर नहीं भी मांग रहे हैं तो भी उनका ये कर्तव्य है कि वो उनको समय समय पर सूचित करते रहें कि हमने जो है ये कार्य किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ प्रमुख अधिकारी, जैसे कि भारत का महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। इसी तरीके से कैग होता है, यानी कि जो महालेखा और महानियंत्रक परीक्षक है उसकी नियुक्ति हो। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो। वित्त आयोग की नियुक्ति हो, वित्त आयोग की नियुक्ति हो। तो इनके जो अध्यक्ष हैं, है ना, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य हैं, कैग किसको नियुक्त किया जाए, महान्यायवादी किसको नियुक्त किया जाए। तो इनके संबंध में जो है राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, किससे? मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद से मीन्स कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं उनसे जो है शपथ कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, परामर्श ले सकते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब हमने इस चीज़ को क्लियर कर लिया कि राष्ट्रपति के साथ जो है किस तरीके के इनके संबंध। 3 आर्टिकल मेनली याद रखिएगा, 74, 75 और 78, जो राष्ट्रपति के बारे में संबंध को प्रधानमंत्री के साथ बताते हैं। जल्दी से चल लेते हैं कि जो संसद है उसके संबंध में क्या चीज़ें बताई गई हैं। संसद के संबंध में जो कार्य एवं शक्तियां हैं राष्ट्रपति की वो क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वो निचले सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? जो निचला सदन होता है उसका नेता होता है। तो संसद का जो निचला सदन है, निचला सदन मतलब लोकसभा है, लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है। ठीक है, तो उसके संबंध में जो भी कार्य होते हैं या कार्रवाइयाँ होती हैं उसको लेकर बात उसे करना होता है, यानी कि वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। नेता होने के नाते क्या परामर्श दे सकता है? राष्ट्रपति को परामर्श देगा कि वह संसद के सत्र को आहूत करे। सत्र का आहूत हो गया। सत्र को आहूत करना मतलब उसको
शुरू करना, सेशन शुरू करना, या फिर सत्र को क्या कर दे, सत्रावसान कर दे संसद में। सत्रावसान मतलब सत्र का समापन करना। तो ये परामर्श कौन देता है? राष्ट्रपति को, जो नेता हैं लोकसभा के। कौन है नेता? नेता कौन होते हैं? पीएम होते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो होंगे। तो एक तो इस तरीके से संसद के संबंध में इसकी शक्तियां एवं कार्य हैं। ये लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे सकता है। लोकसभा को किस रूप में? विघटित करने की सलाह दे सकता है। ठीक है, किसको देगा विघटित करने की सलाह? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को ये सलाह देगा। तो लोकसभा के पटल पर जो भी सरकारी काम है ना, ये क्या करता है? लोकसभा के पटल पर जो भी सरकारी नीतियां हैं या घोषणाएं हैं, है ना, जो भी नीतियां हैं या पॉलिसीज जो भी बनाई गई हैं सरकार द्वारा, जो भी काम किया गया है उसको रखता है। ठीक है, उसको क्या करता है? उसको रखता है कहाँ पर? लोकसभा के पटल पर। कौन रखता है? पीएम रखता है। उसकी घोषणा करता है सरकारी नीतियों की, एक तरीके से क्या करता है? घोषणा करता है, अनाउंसमेंट करता है। कहाँ? लोकसभा पर। तो ये हो जाता है संसद के संबंध में इसकी जो पावर है, शक्तियां हैं वो, कि सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने के राष्ट्रपति को कह सकता है, विघटित करने के लिए, लोकसभा को विघटित करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। लोकसभा के पटल पर सरकार द्वारा किए गए काम एवं नीतियों को रखता है, वो रखने का पूरा प्रयास करता है। चलिए, इसके बाद घोषणाएं करता है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अन्य कुछ शक्तियां हैं, है ना, अन्य कुछ कार्य हैं या शक्तियां हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियां हैं, उसको अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं, देख लेते हैं। नॉर्मल फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा कि क्या फैक्ट्स हो सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से राजनीतिक प्रमुख होता है। एक तो राजनीतिक प्रमुख होता है। अब ये किसका राजनीतिक प्रमुख होता है, ये भी सुन लीजिए। सेनाओं का, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनका राजनीतिक प्रमुख होता है। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा हो या समझा होगा कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो तो कमांडर हो गया, लेकिन राजनीतिक प्रमुख कौन होगा वो चीज़ अब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये लोकसभा, ये तीनों सेनाओं का हमारा राजनीतिक प्रमुख होता है, पॉलिटिकल हेड होता है। इसके अलावा ये अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता है किसका किसका? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये भी इसकी पावर है। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होगा, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होगा, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना की जाती है वो किस अनुच्छेद में गठन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है गठन, ये बताइएगा। और इसके बाद ये भी बताइएगा कि किस अनुच्छेद में किया जाता है, क्योंकि लगातार मैं इसको पिछली क्लासेस में बताता हुआ आ रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के ही अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष किस किस के होते हैं इनमें से। तो इनसे क्वेश्चन जो है नॉर्मली पुटअप किए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं कि अध्यक्ष नीति आयोग के होते हैं ये, और इन राष्ट्रीय एकता परिषद के भी होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। तो मेनली जो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके अलावा ये राष्ट्र की विदेश जो नीति हैं या राष्ट्र की विदेशी नीति जो है उसके लिए ये उसको विदेश नीति को मूर्त रूप देते हैं। विदेश नीति को क्या करते हैं? मूल रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, मूल रूप प्रदान करते हैं, यानी कि एक तरीके से मूर्त रूप प्रदान करते हैं। विदेश नीति को मजबूत करने में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किनका? प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। केंद्र सरकार के ये मुख्य प्रवक्ता होते हैं, है ना, केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी इनको ही कहा जाता है, इनको माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि अन्य शक्तियाँ एवं कार्य इसमें बताया गया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है देश की
जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें हम ये पाते हैं कि देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में इनकी एक अहम भूमिका होती है। और संसदीय व्यवस्था में हम जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इस चीज़ की व्याख्या करते हुए कि जो इनका महत्व है हमारे संविधान में, हमारे देश में प्रधानमंत्री का, उस चीज़ की व्याख्या करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये कहा कि अगर हमारे संविधान के जो कार्यकारी लोग हैं या जो किसी भी कार्यकारी की या जो एग्जीक्यूटिव है हमारे संविधान में, उनकी अगर तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से करनी हो तो हम प्रधानमंत्री की तुलना करेंगे, ना कि राष्ट्रपति की तुलना करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसा वहाँ पे राष्ट्रपति काम करता है वैसा हमारे यहाँ प्रधानमंत्री उस तरीके से वो सारी शक्तियाँ और जो है सुविधाएं रखता है जिससे वो देश चला सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ऐसा नहीं। राष्ट्रपति की तुलना हम कहाँ से करते हैं? राष्ट्रपति की तुलना हम करते हैं ब्रिटेन के जो ताज है, राजा या रानी है, उनसे तुलना करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें उपराष्ट्रपति की तुलना करनी हो तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से हम अपने यहाँ के उपराष्ट्रपति की तुलना करते हैं। तो ये चीज़ें जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और ये प्रधानमंत्री और उससे संबंधित महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली हो, आपका ज्ञान बढ़ा हो, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट अस। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ ही अगली जो क्लास होगी हमारी वो आपको अब मैथ की 10 बजे मिलने वाली है, कंपाउंड इंटरेस्ट अजय सर देंगे। और फिर इसके बाद जो अब हमारी पॉलिटी की अगली क्लास होगी तो इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं। एक चैप्टर खत्म होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मंत्रिपरिषद को देखेंगे, जहां मुझे ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में एक बेसिक अंतर डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।